हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, ऑब्जेक्टिव 1 का चैप्टर नंबर 17। अ थिन ट्रांसपेरेंट शीट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ यंग्स डबल स्लिट। द फ्रिंज विड्थ, देखो भाई ये YDSE एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ठीक है। ये दोनों स्लिट दिखाई दे रहे होंगे आपको, ठीक है, S1 और S2। ये लाइट का सोर्स है, ठीक है। लाइट इस तरीके से जाती है अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो। नॉर्मल केस में यहाँ पर क्या बनता है, सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, और यहाँ पर इस स्क्रीन में क्या बनता है, फ्रिंज पैटर्न अपने को दिखाई देता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर मैं किसी एक फ्रिंज के सामने अगर किसी एक स्लिट के सामने मैं एक ट्रांसपेरेंट सी इस तरीके से एक फिल्म को इंट्रोड्यूस कर दिया, शीट को इंट्रोड्यूस कर दिया, जैसे यहाँ पर है ना। इसको मैं ऐसे बना देता हूँ। वो कंफ्यूज़न अवॉइड करने के लिए मैं उसको येलो कलर का बनाया हूँ, साफ साफ दिखाने के लिए, पर वो है कैसा, वो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो सोचो, जैसे ही मैंने यहाँ पर एक शीट रख दिया पतली सी, तो होगा ये कि इतनी दूरी के लिए है ना, ये जो पाथ है वो डिफरेंस क्रिएट कर देगा। कहाँ पर, यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा पे। जब फिल्म नहीं थी तो सेंट्रल मैक्सिमा में जो पाथ डिफरेंस है वो 0 होना चाहिए था, पर चूंकि शीट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होगा, इस वजह से ये वाला जो पोर्शन है लाइट का और ये वाला जो पोर्शन है, तो इन दोनों का जो ऑप्टिकल पाथ है वो अलग अलग हो गया, ठीक है ना। यानी कि इफेक्टिव पाथ डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अपने को पता है कि अगर कोई लाइट किसी मीडियम में जा रही है इस तरीके से, है ना, तो इतनी ये मीडियम है अपना, ठीक है। तो इतनी दूर जाने पे मान लेते हैं इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो इतनी दूर जाने में जो इफेक्टिव ऑप्टिकल पाथ होता है वो होता है म्यू इंटू टी। टी क्या है यहाँ पर, ये इस फिल्म की इस मटेरियल की थिकनेस है। जबकि अगर यहाँ पर एयर होती तो ऑप्टिकल पाथ कितना होता, सिंपल टी। समझ में आ रही है ना बात। तो बेसिकली इस पॉइंट पे मान लेते हैं इसकी थिकनेस अगर टी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू है, तो इस पॉइंट पे एक पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया डेल्टा एक्स, जिसकी वैल्यू आ गई म्यू टी माइनस टी। तो होगा ये कि इस पॉइंट पे चूंकि पाथ डिफरेंस 0 नहीं है तो फेज डिफरेंस भी 0 नहीं होगा, ठीक है ना। और जो सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पर आना चाहिए था वो अब यहाँ पर नहीं आएगा, बल्कि कुछ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सोचो, मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ। अब इसको अपन रेड कलर से शो करते हैं। ये एक मिनट, अब यहाँ से एक लाइन गई रे ऑफ लाइट, है ना, और यहाँ से एक रे ऑफ लाइट गई, ठीक है। अब सोचो, साफ साफ दिख रहा होगा आपको। अगर इसको मैं S1 बोलता हूँ, इसको मैं S2 बोलता हूँ, इसको पॉइंट Q बोलता हूँ, तो S1Q इज़ क्लियरली ग्रेटर देन S2Q, ठीक है। ज्योमेट्रिकली अगर मैं बात करूँ तो S1Q इज़ ग्रेटर देन S2Q, तो S1Q थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। पर अगर मैं ऑप्टिकली देखूँ तो S12 और Q के बीच में क्या रखा हुआ है, ये रखा हुआ है। इसकी वजह से ज्योमेट्रिकली भले ही ये S2Q हो, पर हो सकता है कि ऑप्टिकली इसका जो पाथ है वो S1Q के बराबर आ जाए, और यहाँ पर जो नेट फेज डिफरेंस हो जाए वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन ऊपर चले जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक फिल्म को इंट्रोड्यूस करने से या एक शीट को इंट्रोड्यूस करने से हो क्या रहा है कि सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन शिफ्ट हो रही है, पर फ्रिंज विड्थ नहीं बदल रही, ठीक है ना। फ्रिंज विड्थ बदलने का कोई कारण नहीं बनता। तो सी इज़ दी राइट आंसर। आपको ये बात पता होनी चाहिए। वैसे ये एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, बहुत स्टैंडर्ड थ्योरी का पार्ट होता है ये, ठीक है, पढ़ाया जाता है। इसमें भी आप अलग अलग पॉइंट्स पे जाके मैक्सिमा मिनिमा या सेंट्रल मैक्सिमा अगर ये है तो उसके कितना ऊपर पहला मैक्सिमा बनेगा, पहला मिनिमा बनेगा, फिर दूसरा मैक्सिमा, दूसरा मिनिमा बनेगा। ये सारी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। और कैलकुलेशन को करोगे तो आपको पता चलेगा कि फ्रिंज विड्थ नहीं बदलती, बदलता है तो सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा की जो पोजीशन है वो बदलती है, ठीक है ना। तो दैट्स इट।